हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के बाद से वहाँ बहुत कुछ हो रहा है और इस वक्त इंडिया की मीडिया में बांग्लादेश में माइनॉरिटी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सियासी गलियारों में कई अहम ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुस्तान को बांग्लादेश के मामले में इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। पिछले दिनों पार्लियामेंट में बातचीत हुई। आज हमारे साथ प्रोफेसर मोइनुल इस्लाम साहब हैं जिन्होंने बांग्लादेश की जमात इस्लामी को लेकर पीएचडी की है और उनका काफी तवील इस पे किताब भी है और उनकी पीएचडी में इस्लामी के बारे में, स्ट्रक्चर पे उसके काम करने के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश जमात इस्लामी कंट्रोवर्शियल का एक सेंट्रल पॉइंट है वहां पे। और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें इस्लामी का बहुत अहम रोल है। इसी मसले पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर मोइनुल इस्लाम साहब। आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हसीना का जो डाउनफॉल हुआ है उसमें इस्लामी का क्या रोल हो सकता है और इस्लामी क्या इतनी मजबूत है वहां पे कि किसी हुकूमत को, चूंकि हसीना ने अपने 10-15 साल की हुकूमत में इस्लामी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, उसके बावजूद भी इस्लामी इस कदर पोजीशन में कैसे पहुंच गई? एक्चुअली जमात का एक आइडियोलॉजी है, तो वो आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, तो उसके आइडियोलॉजी स्ट्रांग होने की वजह से उनका ऑर्गेनाइजेशन बरकरार रहा। हालांकि उनको बैन कर दिया गया था, मतलब इलेक्शन में ना काम मत करो, उसको इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था, बैन कर दिया, मगर उन्होंने अपना आइडियोलॉजी के जरिए में और दावत के जरिए में अपने ग्राउंड लेवल में वो लोग काम करते थे। इनफैक्ट मैंने भी जब 2009 में फरवरी और जून 2009 में 2 महीना मैंने हमारा फील्ड वर्क किया था बांग्लादेश में, और जमात के बहुत आला दर्जे के जो लीडरशिप थे, गुलाम आजम साहब, मतीउर रहमान निजामी मुझे इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, गुलाम आजम साहब का मैं इंटरव्यू लिया था और भी सारे उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके मैंने कमरुज्जमान उनका भी फांसी हुआ था, तो इन सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया था। तो उस वक्त उन्होंने एक चीज मुझे बहुत सही से बोला कि अवामी लीग अभी सरकार में आ गया, तो और उस वक्त तभी वो अवामी लीग का सरकार आ गया था। और फरवरी 2009 में एक फेल्ड आर्मी कू भी हुआ था, आर्मी का कू भी हुआ था फरवरी में, मगर वो फेल हो गया था और हसीना उस वक्त से टैकल भी कर लिए थे। तो उसके बाद में मुझे उन्होंने बताया कि देखिए अभी हम लोगों के ऊपर केस चलेंगे, हम लोग शायद जेल जाएंगे, हम लोगों को फांसी भी दिया जा सकता है, मगर हम लोग तो चले जाएंगे, मगर हम लोग के बाद वाला जनरेशन है जो अभी स्टूडेंट विंग में है या यूथ विंग में है, इनके ऊपर हम लोगों का भरोसा है। और बांग्लादेश में 2 आइडियोलॉजी है, एक सेकुलर नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी जो अवामी लीग रिप्रेजेंट करते हैं और एक इस्लामिक वाला आइडियोलॉजी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी सारे जो कोई स्पेस नहीं है, मतलब आइडियोलॉजिकल स्पेस नहीं है, तो उसमें इरशाद का भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी वो इरशाद चला जाएगा, उसको वो बिखर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। खालिदा जिया का बीएनपी भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा, खालिदा जिया जब चले जाएंगे, वो जब गुजर जाएंगे। और वो लोग ये काफी बोल रहे थे कि हम लोग एक्चुअली खालिदा जिया का जाने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि खालिदा जिया अगर वो गुजर जाएगी तो उनका तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, मगर वो अगर गुजर जाएगी तो उसके जो एंटी इंडिया जो सपोर्ट बेस है वो हम लोगों के पास आ जाएंगे। तो जमात का मानना था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 12% वोट, मैक्सिमम वोट हम लोग 12% 91 का इलेक्शन में मिले थे। 12% के ऊपर हम लोग 12-13% के ऊपर हम लोग जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि बीएनपी का जो एंटी इंडिया बेस है वो बीएनपी को वोट करते हैं, हम लोग को नहीं वोट करते। और हम लोग भी 71 में हम लोग का पोजीशन थोड़ा गलती हुआ था, हम लोग ये थोड़ा मान ले, ऐसे कुछ जमात के इंटेलेक्चुअल्स ने भी बोले, और उसको अगर हम लोग थोड़ा सा नया से अगर रिफॉर्मुलेट करे, अच्छा जमात इस्लामी बांग्लादेश छोड़ के वो लोग पहले बांग्लादेश जमात इस्लामी नाम दिए, नाम का भी वो लोग चेंज किया, तो ये सब टैक्टिकल एडजस्टमेंट वो लोग कर रहे थे। तो ये 2009 का ही बात मैं कर रहा हूँ। तब
एकदम हसीना आ गई थी सरकार में और जमात आउट ऑफ पावर हो गए जी। थे। उस वक्त का मैं बात कर रहा हूँ, और ये सारे लीडरशिप उस वक्त जिंदा थे। जी जी। अभी जो उनका जो बात हो रहा है, वो बात अभी अभी दिख रहा है, थोड़ा अमल में आ रहा है। अच्छा। कि देखिए 16 दिसंबर का भी जो अगर विजय दिवस होता है, जी जी। जमात ने इसको काफी धूमधाम से बांग्लादेश मनाया। तो ये टैक्टिकल चेंज है उनका। जी। और ये वो लोग बहुत दिन से केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और हसीना के खिलाफ जो पूरा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ उसमें जमात के लोग तो शामिल थे ही। इनफैक्ट यूनिस के जो गवर्नमेंट के अंदर में भी जो कुछ लोग हैं जो जमात के साथ लिंक पहले रहा या अभी भी लिंक है उनका, तो वो तो काफी इंपॉर्टेंट टेक रही है। तो क्योंकि आइडियोलॉजी उनका है, तो इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन है। सर जैसे आपने कहा ना कि दो आइडल है, एक हसीना वाली और इस्लामी, तो क्या हसीना की आइडेंटिटी अभी वहाँ बाकी है या? बिल्कुल है, आइडियोलॉजी हसीना का अभी बेस वहाँ पे बाकी है, एकदम खत्म नहीं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, उनका एक हिस्ट्री रहा है और उनका पूरा लिबरेशन मूवमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है वो आइडियोलॉजी, तो इसलिए उनका बेस है। गाँव वाँव में भी देखिएगा अवामी लोग का सपोर्टर है। इनफैक्ट फेसबुक में भी कल हुआ था कि 2 लोग सिर्फ जय बांग्ला लिखे थे, उनको मार दिया गया। तो ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर इस वक्त में भी लोग अपना इजहार कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, अपना आइडियोलॉजिकल जो आर्टिकुलेशन है वो जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे वहां पे लोग हैं, हसीना का भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया, क्योंकि खत्म वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो वैसिलेटिंग करता है, उनका कोई स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी नहीं है। तो ये हसीना के साथ, ये जमात के साथ कभी नहीं होगा बांग्लादेश में। सर 5 अगस्त के बाद वहां पर हमने देखा कि मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाए, मतलब हसीना के तय नाराजगी थी, मुजीबुर रहमान के तय इतनी गुस्सा क्यों था? ये गुस्सा इसलिए था कि मुजीब को एक लार्जर देन लाइफ फिगर वहां पर बनाया गया, और मुजीब का साथ में मुजीब को एक डिक्टेटर की तहत ही, ये जो अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग हैं उसको डिक्टेटर की तहत ही देखते हैं। जैसे मुजीब ने उस वक्त जो है 74-75 के जमाने में एक पार्टी रूल बांग्लादेश में कायम कर दिया था कि भाई आप बादशाही होगा, बाकी सब पार्टी नहीं रहेंगे। तो एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप चलाने का उनका वो पूरा वो कोशिश थी, और उस वजह से उनका वहां पे मिलिट्री कू भी हुआ। और जो 15 साल 75 से 90 पहले आपका 75 to 81 तक आपका जियाउर रहमान, फिर 82 से इरशाद से 90 तक। तो जो 15 साल का वहां पे मिलिट्री रूल था, उस वक्त में भी बांग्लादेश का बहुत नुकसान भी किया गया। और ये जो सेकुलर नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी को जितना कॉर्नर कर दिया गया उतना ही कॉर्नर किया गया है। उसके बाद भी 91 में ही अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब शुरू हुआ, फिर भी 5 साल बीएनपी का ही सरकार हुआ, जिसको बाहर से जमात ने सपोर्ट किया था। तो ये वाला जो एंटी इंडिया और थोड़ा सा सेंटर राइट जो कोalition है बीएनपी जमात का, इनका वहां पे काफी स्ट्रांग है, मगर अवामी लीग का भी वहां पे बेस एक है। ऐसा नहीं है। हसीना की आखिर क्या गलती थी कि अमल तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करा रहे थे? सबसे बड़ा जो गलती वहां पे थी कि आपका 2014 का और 2019 का, 18-19 का, 2024 3 इलेक्शन जो है एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। काफी सारे जगह पे रिगिंग हो रहा था, और इनका भी जो ग्रास रूट लेवल पे अवामी लीग का जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी जितना कंट्रोल होना चाहिए था उतना कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसमें रिगिंग हो रहा था, और लोग भी समझ रहे थे कि हम एक वोट से भी नहीं हारेंगे, अगर एक वोट से हारेंगे तो 5 साल क्या हम लोग कैसे चला पाएंगे, हम लोग के ऊपर भी कितने लोग डिपेंडेंट हैं। तो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता थे, उनके भी जो एक्टिविस्ट थे या जो ग्राउंड लेवल के लीडर्स थे, उनके ऊपर कंट्रोल हसीना का नहीं था। तो इस वजह से ये हुआ। और पहले 2011 में तो वैसे भी केयरटेकर गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था वो भी हसीना ने उसको खत्म कर दिया था, तो उससे भी नाराजगी थी। इसके अलावा जो है आपका जो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे, तो मतलब बांग्लादेश को अगर एक मॉडल तरीके से अगर उनका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना होगा, तो ज्यादातर आपको मेट्रो ले आना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े रोड्स बनाने पड़ेंगे, हाईवेज होंगे, ब्रिजेस होंगे, फ्लाईओवर्स होंगे। तो ये सब का जो कंपनी जो हो रहा था, इन कंपनी के जो मतलब काम जो ज्यादातर वो फॉरेन कंपनीज को जा रहे थे, खासतौर से इंडियन और चाइनीज कंपनी लोग ये इसका
ठेका मिल रहा ठेका मिल रहा था। जी जी तो बांग्लादेश का अपना एक जो तबका था, जो उनका जो बांग्लादेशी कैपिटलिस्ट थे, जी जी तो वो जब यूनुस को भी देखिए, यूनुस भी एक्चुअली एक बांग्लादेशी कैपिटलिस्ट है, क्योंकि उनका तो अपना ग्रामीण बैंक का वो बड़ा शेयर है जी। हाँ, तो माइक्रो क्रेडिट का कंपनी से वो एक अपना ग्रामीण बैंक बना, तो खुद ही एक ये है। बीएनपी में ऐसे भी बहुत सारे कैपिटलिस्ट है जो अभी आज इंडियन गुड्स को जो बॉयकॉट कर रहे हैं, इनके सभी बिजनेस इंटरेस्ट है। जमात के अंदर में भी ये बहुत सारे ऐसे छोटे कैपिटलिस्ट हैं जो ये ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, गारमेंट्स में इन्वेस्टेड हैं। तो इनको वो बहुत बुरा लग रहा था कि हम लोगों को छोड़ के हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, सब फॉरेन कंपनी मिलते हैं। पावर जो है वो भी हम लोग यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इंडिया का कंपनी से, अंबानी अदानी का, इनके यहाँ से हमको मिल रहा है। तो ये सबसे नाराजगी तो उनके ऊपर था। और उसके अलावा मिडिल क्लास जो है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का कम इस इशू से शुरू हुआ था। हाँ, तो वो जब आपका 30-35% जो रिजर्वेशन था वहां से जब 8% है, तो उस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था, मगर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे जमात और बीएनपी का पूरा हाथ था कि इस कैंपेन को आगे ले जाओ और इस गवर्नमेंट को पूरा फेंक ही दो। तो वैसे ही हुआ। तो उसमें तो मिडिल क्लास भी थोड़ा सा नाराजगी थी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इनको मिल नहीं रहा था। रिजर्वेशन सिर्फ बड़ा 30-35% जो बड़ा रिजर्वेशन होता है, तो जो 71 के जो ये थे, उनके लिबरेशन के जो सेनानी थे, लिबरेशन स्ट्रगल के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए, उनके फैमिली के लिए रिजर्व किया गया। तो उस हिसाब से ये थे। इन्फ्लेशन काफी हाई हो गया था, इसलिए अर्बन पुअर भी उससे ज्वाइन किया। आप देखे होंगे कि जब ये उनका जो मॉब, जब उनका वैंडलाइजिंग हो रहा था, तो एक तस्वीर ये भी आया था कि एक आदमी एक बड़ा सा मछली लेके वो निकल रहा था। तो एक गरीब आदमी भी इसमें शामिल हो गए थे, जो शहर के जो गरीब तबके के आदमी भी शामिल हो गए थे। मगर अभी सिचुएशन बहुत खराब भी हो गया है। अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छा कुछ है, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते सर। लेकिन इंडियन मीडिया में जो कुछ आ रहा है, मैं वहां का अखबार देख रहा हूँ, दिल्ली स्टार या बांग्ला ट्रिब्यून, दोनों में बहुत रिपोर्टिंग का फर्क है। फर्क तो होगा कि एक तो कॉन्टेक्सचुअल, इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा की तरफ जा रही है, या उसका अपना कोई इंटरेस्ट है इंडिया का प्रोपेगेंडा के? क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट ऑब्वियसली बांग्लादेश में है, क्योंकि इंडियन एक तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ लैंड बॉर्डर जो है 4,500 किलोमीटर के ऊपर लैंड बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। और तो हम लोग एक नेबरिंग स्टेट है, हम लोग के साथ ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। हम लोग वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, हर चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्या चीज हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? चावल से लेके दूध, मीट से लेके सब्जी, फ्रूट्स, सभी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे। तो अगर वहां पे अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट आए जो इंडिया के साथ ना डील करके पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ ज्यादा क्लोज हो, तो इंडिया को थोड़ा सा लगेगा। दूसरा है कि बांग्लादेश का जो अभी भी टेक्निकली अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है, शेख हसीना अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल है। तो प्राइम मिनिस्टर जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, गवर्नमेंट, तो वो प्राइम मिनिस्टर को भी इंडिया ही होस्ट किया हुआ है, इंडिया में वो है अभी। तो इस हिसाब से इंडिया का तो थोड़ा सा लगेगा। उसके अलावा भी वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर तो वहां पे हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे उनके जान माल का भी खतरा हो रहा है। तो उस हिसाब से तो इंडियन मीडिया थोड़ा सा ये होगा, मगर शायद थोड़ा सा कुछ मामले में थोड़ा ज्यादा हाई ऑक्टेव पिच भी हो रहा है, ये भी है इसमें भी। लेकिन सर ये मैंने पढ़ा दिल्ली स्टार का जो ट्यूटोरियल है, उसमें लिखा है कि इंडिया जो है हमें एंटी हिंदू साबित करने में लगा हुआ है, जबकि हम ऐसा है नहीं। हमारे उन्होंने लिखा है कि हमारे मीडिया में या हमारे लीडर्स में उतना हिंदू मुखालिफ बयानात नहीं हुए जितना इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ बयानात होते हैं। अब देखिए ऐसा, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैं नहीं मानता हूं। मेरा सवाल ये है कि इस तरह से इंडिया में आरएसएस है, हिंदू परिषद है, इस तरह के लोग बहुत खुल के एंटी मुस्लिम बोलते हैं, बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, तो वहां भी इस्लाम इस तरह की बात करती है। हाँ, वहां पे एक्चुअली वहां पे जमात इस्लामी का जो कैरेक्टर है वो इंडिया जमात इस्लामी का कैरेक्टर अलग है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्टेक्स्ट, और वहां पे सरकार में भी आए हैं वो लोग, इलेक्शंस भी लड़े हैं, सरकार में भी आए। यहाँ का जमात इस्लामी उस कहीं
मतलब बहुत दूर है से, ये माइनॉरिटी कॉन्टेक्ट है, इनके पार्टी भी वेलफेयर पार्टी को ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो वहां पे एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट जमात इस्लामी की तरफ से तो बहुत दिन से था, वो बीएनपी के अंदर में भी था, तो वो एक सेंटीमेंट वहां पे है, आज से नहीं है, बहुत पुराना सेंटीमेंट। एंटी इंडिया और एक होता है एंटी हिंदू। अब देखिए यही चीज अभी लोग थोड़ा सा वहां पे इजी कर रहे, सरलीकरण हो रहा है कि एंटी इंडिया होने का मतलब है एंटी हिंदू हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली ये क्योंकि यहाँ पे मोदी रेजिम है और इसको हिंदुत्व रेजिम के साथ जुड़ा रहता है, तो एंटी इंडिया का मतलब एंटी हिंदुत्व निकल रहा है। तो वो क्योंकि ये रेजिम भी ऐसा है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा पार्टी का अगर सरकार होता, समझिए कांग्रेस का होता या कोई थर्ड फ्रंट का सरकार होता, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। सर अब जबकि ये वहाँ की बांग्लादेश की मीडिया की इतनी भी शिकायत है कि वहाँ पे हमारा ये इनकलाब आया और बांग्लादेश में स्टूडेंट का बहुत हिस्ट्री रहा है इनकलाब लाने में, चाहे लिबरेशन से लेकर अब तक, तो इंडिया इस इनकलाब को दिल से तस्लीम नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट नहीं कर रहा। तो अब जो इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो इंडिया को किस तरह से स्ट्रगल करना चाहिए? इंडिया को थोड़ा सा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिस्त्री अभी जो गए थे वहां पे, उनका जितना भी बातचीत हुआ तो उसमें वो बातचीत को रखना चाहिए, मगर इसके अलावा ये थोड़ा सा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी रखना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारे ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट है जी। तो हम लोग उनको कुछ भी करने के लिए भी हम लोग इजाजत नहीं दे सकते, खासतौर से वहां पर माइनॉरिटी समझ लीजिए, माइनॉरिटीज का वहां पे ज्यादा अटैक्स हो जाए तो फिर वहां के माइनॉरिटीज इंडिया में आ जाएंगे, मनाने का कोशिश करेंगे या किसी भी तरीके से। अब इंडिया गवर्नमेंट इसको भी कैसे बैठेंगे, क्योंकि अभी तो सीए हो गया सही, सीए के होने के बाद से जो है आप उनको सिटीजनशिप यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा, 11 साल के जगह 6 साल में वो लोग अप्लाई कर सकेंगे, मगर उसका वो प्रूफ कैसे देंगे कि हमारे ऊपर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के तहत ही हुआ? हम लोग यहाँ पे आए वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, या तो इसको सरकारी तौर से बहुत ज्यादा करके बोल दिया जाए कि वो लोग यहाँ पे आई क्योंकि बांग्लादेश में कॉन्टेक्स्ट रिलीजियस प्रोसेस, तो वो अलग बात है। मगर ये सीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग प्रूफ नहीं दे सकते कि हमको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से ही हम लोग यहाँ पे आए, उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या है, बल्कि कैसे आप तय करेंगे कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से यहाँ पे आए? तो ये बड़ा प्रॉब्लम इंडिया फेस करेगी बाद में, अगर वहां पे ज्यादा अटैक्स हो गए तो। अच्छा ये भी तो देखा जा रहा है कि ये इंडिया में जो एंटी मुस्लिम वातावरण है उसका भी वहां पे असर है इंडिया का। इनफैक्ट यहाँ पे लोग जानते नहीं है, जब जो 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उस वक्त उसका जो रिएक्शन बांग्लादेश में भी हुआ, बांग्लादेश में बहुत सारे टेम्पल के ऊपर अटैक हुआ था, उसका एकदम रिएक्शन। और अभी फिलहाल में तो ये गवर्नमेंट के आने के बाद भी बहुत जगह में टेम्पल के ऊपर हो रहा है, ये ऐसे सुनने में आ रहा है, दिखने में भी आ रहा है बहुत सारे, क्योंकि अभी देखिए कुछ हद तक अब र्यूमर हो सकता है, कुछ हद तक थोड़ा फेक न्यूज हो सकता है, मगर अभी इतना भी मतलब कुछ अगर हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, मगर 100% दिखा रहा है तो 10% तो हुआ होगा, तो जो पहले नहीं हम लोग देख रहे थे। हालांकि अवामी लीग के जमाने में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू लोगों के ऊपर वहां पे अटैक हो नहीं रहा था, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा छोटा मोटा अटैक हो रहा था, ये जो इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम है, मगर ये थोड़ा इसका नंबर में इजाफा आया थोड़ा सा ज्यादा अभी हो रहा है, तो उसको इंडिया का कंसर्न तो है ही। सर ये आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के एतबार से तीन मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसका मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है जो एक रिलीजियस ज्यादा झुकाव या फिर जारहाना रिलीजियस मानते, या ये सच है कि ये तीनों एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो है नहीं, मेन प्रॉब्लम तो गरीबी है, मेन प्रॉब्लम तो एम्प्लॉयमेंट का है, मगर यहाँ पे तो तीनों मुल्क में भी जो सरकारें हैं ये इन सब के ऊपर ज्यादा कुछ गौर नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या इनकम के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, ये अगर इनके ऊपर अगर गौर ये लोग ज्यादा करते
हिंदू मुसलमान को छोड़ के। जी जी क्योंकि इस चीज को हिंदू मुसलमान के ऊपर बेस करके तो बंटवारा ही हो गया था। जी जी तो 75 इयर्स का 77 इयर्स चल रहा है अभी, 75 इयर्स का कॉन्स्टिट्यूशन का भी अभी अभी इस साल लोग सब जी। उसको भी मना रहे हैं। तो अभी भी अगर वो पुराने पीछे अगर जाएंगे, पीछे देखेंगे, उस वक्त जैसा राजनीति हो उसकी वैसे ही टाइप का राजनीति अगर अभी कीजिएगा तो फिर देश में वो बड़ा कहाँ, आगे तो कुछ बड़ा नहीं। जी जी तो उस पे हमको लगता है कि तीनों सरकार इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का गरीबी के ऊपर गरीबी हटाओ और एम्प्लॉयमेंट दो। हाँ, ये हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ये सब के ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बांग्लादेश के प्रतिष्ठित को खुलकर बातचीत की। और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमें कमेंट लिख कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।